मैं उनके काम करने के तरीके से अचंभित रहती हूँ। मैं हर दिन ईश्वर को शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बेहद भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके करीब रहने का मौका मिला है। 2016 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रिंसेस हया ने ये बातें कही थीं। किसके लिए? अपने पति और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के लिए। शेख मोहम्मद दुबई के शासक होने के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हैं। प्रिंसेस हया जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला की सौतेली बहन हैं। शेख मोहम्मद से उनकी शादी साल 2004 में हुई थी। वो शेख मोहम्मद की छठी पत्नी थी और सबसे प्यारी भी। शेख मोहम्मद को प्रिंसेस हया से 2 संतानें हुई। दोनों पब्लिक प्लेस में साथ नजर आते। दोनों को घोड़ों का बहुत शौक था। प्रिंसेस हया ने साल 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में जॉर्डन का प्रतिनिधित्व भी किया था। वहीं शेख मोहम्मद के कई अस्तबल थे। वे घोड़ों की रेस में जमकर हिस्सा लेते थे। एक समय शेख मोहम्मद और प्रिंसेस हया की जोड़ी की मिसालें दी जाने लगी थी। 2016 का इंटरव्यू देखकर आपको लग रहा होगा कि यह रिश्ता कितना प्यारा होगा। फिर 3 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि प्रिंसेस हया अपने दोनों बच्चों को लेकर दुबई से भाग गईं। प्रिंसेस हया को किस बात का डर सताने लगा था? उन्होंने ब्रिटेन की अदालत में केस क्यों दायर किया? और आज हम प्रिंसेस हया की चर्चा क्यों कर रहे हैं? सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। साल 2000 शेख मोहम्मद की एक बेटी शम्सा जून महीने में लंदन आई छुट्टियां मनाने के लिए। एक दिन वो चुपचाप घर से बाहर निकली और फिर लौटकर नहीं आई। उसने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। छुट्टी वाले दिन घर से निकलने के बाद वो साउथ लंदन गई। वहां कुछ दिनों तक वो एक हॉस्टल में रही। फिर उसने एक वकील से संपर्क किया। वो ब्रिटेन में रहने का कानूनी ऑप्शन तलाश रही थी। इसके बाद वो कैम्ब्रिज आई। एक दिन एक कार ने उनका रास्ता रोक लिया। कार में 4 बंदूकधारी सवार थे। ये लोग शेख मोहम्मद के लिए काम करते थे। उन्होंने जबरदस्ती शम्सा को अंदर बैठा लिया। इसके बाद उसे बेहोशी के 2 इंजेक्शन लगाए गए। उसी हालत में शम्सा को शेख मोहम्मद के प्राइवेट जेट में लादकर दुबई लाया गया। उसके बाद शम्सा को किसी ने नहीं देखा। सालों बाद बस उसका एक ईमेल बाहर आया। इसमें उसने बताया था कि उसे नजरबंद करके रखा गया है। उसे घर से बाहर निकलने की इजाजत तक नहीं है। यहाँ तक कि किडनैप किए जाने के बाद उसने अपने पिता तक को नहीं देखा है। शम्सा के गायब होने के 2 साल बाद शेख की एक और बेटी ने दुबई से भागने की कोशिश की। उसका नाम था प्रिंसेस लतीफा। 2002 में भागने के दौरान उसे ओमान बॉर्डर पर पकड़ लिया गया। फिर उसे 3.5 साल तक कैद में रखा गया। इस दौरान लतीफा को बुरी तरह टॉर्चर किया जाता। आधी रात को उसे बिस्तर से उठाकर पीटा जाता था। लतीफा को उस समय तो काबू में कर लिया गया, लेकिन उसने दुबई से बाहर जाने का प्लान छोड़ा नहीं था। प्रिंसेस लतीफा ने साल 2018 में दोबारा दुबई से भागने की कोशिश की। इस बार उसने नाव के जरिए दुबई छोड़ा था, लेकिन भारत के समुद्री तट पर उसे पकड़ लिया गया और बाद में दुबई वापस भेज दिया गया। इसके बाद से लतीफा की अलग अलग जगहों से तस्वीरें रिलीज होती हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी पा रही हैं या नहीं। जब एक तरफ लतीफा वाला मैटर चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस हया के ब्रिटिश बॉडीगार्ड के साथ अफेयर की अफवाहें उड़ रही थीं। शेख मोहम्मद ने इसको लेकर प्रिंसेस हया से झगड़ा भी किया। उस समय तक हया को इस बात का डर सताने लगा था कि उनका हश्र भी शम्सा और लतीफा के जैसा ही हो सकता है। इसलिए 15 अप्रैल 2019 को प्रिंसेस हया अपने दोनों बच्चों को लेकर ब्रिटेन भाग गईं। उन्होंने पहले जर्मनी में शरण मांगी। जब वहां बात नहीं बनी तो वो ब्रिटेन आ गईं। प्रिंसेस हया शेख मोहम्मद से बचकर निकल तो आई थीं, लेकिन शेख मोहम्मद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। उन्होंने फरवरी में शरिया कानून के तहत तलाक ले लिया था, लेकिन वो बच्चों की कस्टडी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मई 2019 में ब्रिटिश हाईकोर्ट में दोनों बच्चों की कस्टडी को लेकर मुकदमा शुरू हुआ। ये पूरा मुकदमा सीक्रेट था, इसकी जानकारी बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन मार्च 2020 में कुछ जानकारी बाहर आ गई। दरअसल अदालत ने शेख मोहम्मद पर लगाए आरोपों को मान लिया था। अदालत ने यह माना था कि लतीफा और शम्सा की किडनैपिंग में शेख मोहम्मद का ही हाथ था। मई 2021 में अदालत ने दोनों बच्चों की कस्टडी प्रिंसेस हया को दे दी थी। अब सवाल ये आता है कि आज हम ये कहानी क्यों सुना रहे हैं। दरअसल 6 अक्टूबर 2021 को ब्रिटिश हाईकोर्ट का एक फैसला पब्लिक डोमेन में आया है। फैसला मई 2021 में ही सुनाया गया था। इसे सार्वजनिक अब किया गया है। इसके मुताबिक दुबई के शासक शेख मोहम्मद ने अपनी एक्स वाइफ यानी कि प्रिंसेस हया, उनके वकीलों और सिक्योरिटी से जुड़े लोगों का फोन हैक करवाया।
ये सब उस दौरान हुआ जब ब्रिटिश अदालत में उनके बच्चों की कस्टडी को लेकर सुनवाई चल रही थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ये ब्रिटेन के आपराधिक कानूनों का उल्लंघन है। इसके जरिए बुनियादी अधिकारों और यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स यानी कि ECHR का हनन किया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि एक देश के मुखिया ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और कोर्ट की सुनवाई के बीच न्याय में बाधा पहुंचाने की साजिश की है। जांच में सामने आया है कि प्रिंसेस हया और उनके सहयोगियों का फोन हैक करने के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया। इसे इजरायली कंपनी NSO बनाती है। इसमें फियोना शेकल्टन का भी नाम था। फियोना प्रिंसेस हया की वकील होने के साथ साथ ब्रिटिश संसद के ऊपरी सदन यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबर भी हैं। मतलब ये कि एक ब्रिटिश सांसद को भी पेगासस का शिकार बनाया गया। शेकल्टन को इस बारे में चेरी ब्लेयर से टिप मिली थी। चेरी पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी कि टोनी ब्लेयर की पत्नी है। वो NSO ग्रुप के सलाहकार के तौर पर भी नियुक्त थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी मिलने के 2 घंटे के भीतर दुबई का सिस्टम बंद कर दिया गया। ये सब पिछले साल अगस्त में हुआ था। दिसंबर 2020 में NSO ने इसकी जानकारी कोर्ट को दी थी। हालांकि उसने अपने कस्टमर का नाम नहीं लिया था, लेकिन जो कुछ सबूत और बयान उपलब्ध हैं उससे तस्वीर साफ हो जाती है। जुलाई 2021 में 17 मीडिया संस्थानों ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि किस तरह से दुनिया भर की सरकारें पेगासस के जरिए अपने आलोचकों और विरोधियों की जासूसी कर रही हैं। इनमें पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता के अलावा आम लोग भी शामिल थे। NSO ग्रुप ने दावा किया कि पेगासस संभावित आतंकी घटनाओं और दूसरे संगीन अपराधों को रोकने में काम आता है। कंपनी ने यह भी कहा था कि ये स्पाईवेयर सिर्फ और सिर्फ सरकारों को ही बेचा जाता है। पेगासस को लेकर इतना बवाल क्यों मचा? पेगासस दुनिया के सबसे खतरनाक स्पाईवेयर्स में से एक है। पुराने दौर में फोन हैक करने के लिए कोई लिंक भेजा जाता था। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद यूजर का फोन हैकर्स के काबू में आ जाता था। पेगासस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेगासस बिना किसी लिंक के भी आपके फोन में दाखिल हो सकता है। मान लीजिए आपको एक व्हाट्सएप कॉल आया, आपने उसको रिसीव नहीं किया, फिर भी पेगासस आपके फोन को हैक कर सकता है। यानी आप ठान भी लो कि किसी ऐसी वैसी वेबसाइट पर नहीं जाएंगे या किसी लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे या ज्यादा ऐप्स डाउनलोड नहीं करेंगे, तब भी पेगासस बड़े आराम से आपकी डिवाइस में घुस सकता है। पेगासस क्या क्या कर सकता है? यह आपके फोन के डेटा को बाहर भेज सकता है, आपके फोन कॉल को रिकॉर्ड कर सकता है, आपके फोन के कैमरा और माइक्रोफोन को एक्टिवेट कर सकता है, वो भी आपकी जानकारी के बिना। ये कुछ ज्ञात फीचर है। जानकारों का मानना है कि पेगासस इससे कहीं अधिक शातिर स्पाईवेयर है। पेगासस का एक हाई प्रोफाइल उदाहरण सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी थे, जिन्हें तुर्की स्थित सऊदी दूतावास में कत्ल कर दिया गया था। जांच में पता चला कि खशोगी और उनकी मंगेतर के फोन में पेगासस डाला गया था। इसके बाद से उनके हर मूवमेंट की जानकारी सरकार के पास पहुंच रही थी। जब पेगासस के बारे में खुलासे हो रहे थे तब लिस्ट में प्रिंसेस हया का नाम भी सामने आया था। कहा गया कि शेख मोहम्मद अपनी एक्स वाइफ की जासूसी करवा रहे हैं। उस समय UAE ने इन आरोपों से इनकार किया था। अब ब्रिटिश हाई कोर्ट ने आरोपों को सच करार दिया है। इसे UAE और NSO दोनों की साख को बट्टा लगा है। NSO का ये दावा गलत साबित हुआ है कि पेगासस को सिर्फ आपराधिक या आंतरिक घटनाओं पर लगाम कसने के लिए बेचा गया। प्रिंसेस हया के मामले में UAE को ऐसा कोई खतरा नहीं था। इसके बावजूद उनकी निगरानी कराई गई, वो भी एक पारिवारिक मामले में। अब बताते हैं कि कोर्ट की तरफ से जारी दस्तावेज से और क्या पता चला है। इसे पता चला है कि हैकिंग सफल रही। प्रिंसेस हया के फोन से लगभग 265 MB का डेटा चुराया गया। हालांकि फोन से क्या डेटा चुराया गया इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा शेख के एजेंट्स ने प्रिंसेस हया के घर के पास एक प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश भी की थी। ये जगह इतनी पास थी कि प्रिंसेस हया के घर को आसानी से टारगेट किया जा सकता था। प्रिंसेस हया की लीगल टीम ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद ही डील रोकी गई थी। शेख मोहम्मद ने फिर से इन सभी आरोपों को नकारा है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस हैकिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने पेगासस के जरिए जासूसी का आदेश देने के आरोप से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये मसला स्टेट की सिक्योरिटी से जुड़ा है, इसलिए वो इस पर अधिक जानकारी नहीं दे सकते। शेख मोहम्मद की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जो कुछ खुलासे हुए हैं उसके बारे में उन्हें या उनकी लीगल टीम को कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने जांच को पक्षपाती बताया है। अब सवाल ये भी आता है कि क्या शेख मोहम्मद से कभी पूछताछ हो सकेगी? इसकी संभावना ना के बराबर है। दुबई का शासक होने के नाते उन्हें इन सब से छूट मिली हुई है। इसके अलावा ब्रिटेन और UAE के हित आपस में गुत्थम गुत्था है।
ब्रिटेन के 1 लाख से अधिक नागरिक यूएई में रहते हैं। ब्रिटेन में शेख मोहम्मद की कई महंगी संपत्तियां भी हैं। ब्रिटेन की महारानी के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। इसके अलावा यूएई और ब्रिटेन एक दूसरे के सहयोगी भी हैं। प्रिंसेस हया और उनके बुनियादी अधिकारों के लिए ब्रिटेन इन संबंधों की तिलांजलि दे देगा, ये संभव नहीं लगता। हालांकि अदालत का ताजा फैसला शेख मोहम्मद की इमेज के लिए बड़ा झटका है। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। 7 अक्टूबर की सुबह 3 बजे पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। उस समय अधिकतर लोग गहरी नींद में सो रहे थे। भूकंप का एपिसेंटर हरनाई जिले के पास था। भूकंप के झटके कई और शहरों में भी महसूस किए गए। इस आपदा में 20 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 300 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। मरने वालों में 6 बच्चे भी हैं। अधिकारियों का कहना है कि नुकसान और बढ़ सकता है। एक कोल माइन में 15 मजदूरों के दबे होने की रिपोर्ट भी है। सरकार ने बचाव अभियान में सेना को भी लगा दिया है। कुछ इलाकों में भूस्खलन के चलते बचाव दल को पहुंचने में मुश्किल आ रही है। बलोचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से सबसे पिछड़ा भी है। इस वजह से गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज में परेशानी हो रही है। दूसरी सुर्खी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो से है। नाटो ने रूसी मिशन से जुड़े 8 अधिकारियों को निष्कासित कर दिया है। नाटो ने अपने बयान में कहा कि ये लोग खुफिया जासूस थे और रूस ने पहले उनकी सच्चाई नहीं बताई थी। इन लोगों के ऊपर जासूसी और हत्या के आरोप हैं। स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार नाटो को कुछ चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। पता चला था कि चेक गणराज्य में आर्म्ड डिपो में हुए बम धमाके में 2 रूसी जासूसों का हाथ है। ये जासूस ब्रिटेन में एक रूसी डबल एजेंट और उसकी बेटी को जहर देकर मारने की घटना में शामिल थे। रूस नाटो का सदस्य नहीं है। उसने रूस नाटो काउंसिल के तहत अपना ऑब्जर्वर मिशन रखा हुआ है। ताजा निष्कासन के बाद रूस की ऑब्जर्वर टीम में सिर्फ 10 सदस्य रह जाएंगे। रूस ने अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया है। हालांकि एक सांसद ने कहा है कि रूस इसका करारा जवाब देगा। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से जुड़ी है। WHO ने मलेरिया की वैक्सीन को पूरे अफ्रीका के लिए रेकमेंड किया है। इस वैक्सीन का नाम मॉस्क्यूरिक्स है। इसे ब्रिटेन की दवा कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने डेवलप किया है। वैक्सीन को 6 साल पहले ही अप्रूवल मिल चुका था। हालांकि शुरुआती चरण में इसे घाना, केन्या और मलावी में पायलट बेसिस पर लगाया जा रहा था। जांच से पता चला है कि वैक्सीन की प्रभाव क्षमता 30% है, यानी ये 10 में से 3 गंभीर मामलों में बचाव कर सकती है। प्रभाव क्षमता कम होने के बावजूद ये मलेरिया के खिलाफ लड़ाई का इकलौता विकल्प है। WHO के रिकमेंडेशन के बाद पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा सकेगी। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि ये पल ऐतिहासिक है। पूरी दुनिया में हर साल मलेरिया के लगभग 23 करोड़ मामले सामने आते हैं। इनमें से 94% मामले अफ्रीकी महाद्वीप के होते हैं। BBC की रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में अफ्रीका में मलेरिया से 2,60,000 बच्चों की मौत हो गई थी। आशा है कि ये वैक्सीन इस दुखद आंकड़े को काबू में कर पाने में कामयाब होगी। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।